नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अब से कुछ ही देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2023 को पेश कर दिया है। लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश हुआ जिसमें जाहिर तौर पर फोकस महंगाई दर को लेकर 6.8% रहने का अनुमान जताया गया है इस आर्थिक सर्वेक्षण में। ये आर्थिक सर्वेक्षण जो अब से कुछ ही देर पहले पेश किया गया, इसमें 7% विकास दर का अनुमान जताया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले 8 माह में पूंजीगत निवेश पर जोर रहेगा। दूसरा वर्ष 21-22 के लिए विनियोग सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 1 फरवरी 2023 की अनुमति से मैं सदन के पटल पर निम्नलिखित पत्रों को सदन के पटल पर रखती हूँ। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के मुख्य अंश और आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के सांख्यिकीय आंकड़े सदन के पटल पर रखती हूँ। रुचिका भगत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचिका, जिस तरीके से लगातार जीडीपी की बात की जाती है, ग्रोथ रेट की बात की जाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो लगातार डिस्कशंस में भी सामने आ रही है, मेक इन इंडिया पर फोकस और आत्मनिर्भर भारत को लेकर फोकस, ये तमाम चीजें आज आर्थिक सर्वेक्षण में साफ कर दी गई है। सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 1 फरवरी 2023। तो आज का जो हमारा डेटा आया है उसके अंदर बहुत क्लियर है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6.8 है और हमारा जो डेवलपमेंट जो ग्रोथ रेट है वो हमारा 7% है। तो अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है जिस तरह से हमारी ग्रोथ रेट बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में, जैसे बजट भी हमारा कल आने वाला है, तो मुझे लगता है कि आज की डेट में हमें जो फ्यूचर हमारा जो स्ट्रेस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इन्फ्लेशन रेट को भी कर्ब करें। ठीक है, ग्रोथ रेट तो बढ़नी ही चाहिए बट इन्फ्लेशन रेट साइमल्टेनियसली कर्ब होना चाहिए। अगर दोनों पैरेलली चलते हैं तो अल्टीमेट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है कहीं पे, अगर आप देखें तो। अरुण कुमार जी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए। अरुण जी, देखिए, हम लोग पहले भी डिस्कशन कर रहे थे, आपने कहा था कि कैसे कंजम्पशन यानी कि खपत लगातार कम हो रही है और अगर ये कम होता है तो दरअसल किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इससे ग्रोथ पर असर पड़ता है। आपने सही कहा कि कंजम्पशन अगर नहीं बढ़ेगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा तो ग्रोथ कम हो जाएगी। और ये हमने पैंडेमिक के पहले भी देखा था, जब इतनी ज्यादा असमानता बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो रही थी और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो आरबीआई का डेटा है वो दिखा रहा था कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70-72% के आसपास है, तो इन्वेस्टमेंट कम हो गया था। तो अभी भी वही समस्या है क्योंकि हालांकि अभी रेट ऑफ ग्रोथ हमारी अच्छी आ रही है, ऑफिशियली 7% के आसपास दिख रही है, पर अगर आप 3 साल में देखें तो 2019-20 के कंपैरिजन में अभी तो 8% ही बढ़ा है, यानी हर साल 2.8% की बढ़त हुई है 3 साल में। तो ये बढ़त जो है ये बहुत कम है। तो इसको बढ़ाने के लिए जैसे आपने सही कहा कि जो नीचे का तबका है, जो असंगठित क्षेत्र में है, उनका कंजम्पशन जब बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ेगी। ये बात जरूर है कि लग्जरी कारों की डिमांड बढ़ गई, पर वो तो अमीर लोग खरीदते हैं, कारें भी अमीर लोग खरीदते हैं, तो वहां पे डिमांड बढ़ी है क्योंकि हमारा संगठित क्षेत्र अच्छा कर रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छा कर रहा है, पर हमें असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है और वो जब होगा तभी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी। अश्विनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, 5 प्रमुख पॉइंट्स इस आर्थिक सर्वेक्षण के, जिस तरीके से आज इन्हें एक एक करके पॉइंट्स टेबल किए गए, आपके हिसाब से महत्वपूर्ण बातें क्या रही इस सर्वेक्षण की? देखिए, जो ग्रोथ रेट का जो आंकड़ा पहले आ रहा था उससे बेहतर ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये जो इन्फ्लेशन एक चिंता का विषय बना हुआ है और ये बात सही है कि अगर इन्फ्लेशन इसी दर पर जारी रहती है तो उसके, और हालांकि पिछले कुछ महीनों में इन्फ्लेशन के गिरने की भी बात आई है, इसको काबू में रखना और 5% से ऊपर नहीं जाने देना, यह सरकार का एक लक्ष्य होना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि अनावश्यक खर्चों में कटौती हो, लेकिन किसी भी हालत में हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ग्रोथ ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स है, उसको बढ़ाने की जरूरत होगी और उसी से आगे की ग्रोथ को हम सुनिश्चित कर पाएंगे।
ऐसा मुझे लगता है। अरुण जी, दरअसल जब भी आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है उससे दरअसल ये आंका जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति पिछले वित्तीय वर्ष में कैसी थी और आने वाले वक्त में इसी को लेकर किस तरीके से बदलाव बजट में और किस तरीके से महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट बजट में किए जा सकते हैं, ताकि इस सर्वेक्षण को अगर अगली बार जब पेश किया जाए तो कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति नजर आए। जिस कंज्यूमरिज्म, जिस कंजम्पशन की हम बात कर रहे थे उससे थोड़ा हटकर अगर मैं आपसे सवाल करूं तो अगर हमें आत्मनिर्भर भारत और मेक इंडिया पर फोकस करना है तो कई सारे ऐसे इंपोर्टेड गुड्स हैं जो नॉन एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं, उन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात की जा रही है। क्या इस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस सर्वेक्षण से? देखिए, मैं अभी आर्थिक सर्वेक्षण देख नहीं पाया हूं तो मुझे डिटेल में तो पता नहीं कि अभी क्या कहा गया, पर जो आपने बात उठाई कि आत्मनिर्भरता जरूरी है। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन अपने देश में करें, लेकिन इस तरह का उत्पादन करें जो कि जो कॉम्पिटिटिव हो। अभी समस्या हमारी क्या हो रही है कि हमारा हाई कॉस्ट प्रोडक्शन हो रहा है और वो compete नहीं कर पाता है। वजह उसकी है कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पिछड़ गए हैं। जो और देश हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी काफी एडवांस कर लिया है, हमारी टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। तो जो आम रोजमर्रा की चीजें भी हैं उसमें हम टेक्नोलॉजी में compete नहीं कर पा रहे तो वो इम्पोर्ट हो जाते हैं। जैसे कि अश्विनी जी ने पहले भी कहा था कि हमारा चीन से $101 बिलियन का डेफिसिट चल रहा है। हम चीन से बहुत सारी ऐसी चीजें मंगवाते हैं जो हम अपने देश में खुद बना सकते हैं, वो चाहे हमारे कल्चरल सिंबल्स हों, वो चाहे हमारे जो एपीआई हैं जिसमें हम 2002-2003 तक करीब करीब आत्मनिर्भर थे, लेकिन अब 80% एपीआई बाहर से आते हैं। उसी तरह जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हैं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं और ऐसी चीजें हैं जो हम वहां से मंगवाते हैं। तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से डेवलप करनी पड़ेगी। उसका मतलब है कि R&D का खर्चा बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है इस समय, और शिक्षा पद्धति को हमें सही ढंग से चलाना पड़ेगा। अब हमने जो नई शिक्षा पद्धति की जो घोषणा की है उसमें तो हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज पे निर्भर कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं कि 500 जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं उनको हम इन्वाइट करें, यहाँ पे कैंपस सेटअप करें, तो इसमें आत्मनिर्भरता तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि फिर जो सारा का सारा परिप्रेक्ष्य है वो बाहर की यूनिवर्सिटीज है, उनका फ्रेमवर्क है, वो उस पर निर्भर हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमें एक आत्मनिर्भरता की नीतिगत तरीके से उसकी तरफ चलना है। उसमें शिक्षा है, R&D है, और फिर हम अपने जो की इंडस्ट्रीज हैं उनको कैसे डिफेंड करेंगे। मतलब छोटी मोटी चीजों को डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, पर हमको एक स्ट्रेटेजिकली डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सी की इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, जिसमें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनको हम सस्ता बना सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजी की तरह होना चाहिए और एक नी जर्क रिएक्शन की तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है। बिजनेस टुडे के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जरावी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस पूरे डिस्कशन में। सिद्धार्थ, इस आर्थिक सर्वेक्षण को देखकर क्या कोई पॉजिटिव आउटलुक मिल रहा है कोरोना के बाद से, या फिर स्थिति कुछ मामलों में जस की तस ही बनी हुई है? नेहा, आर्थिक सर्वेक्षण को टेबल करने में थोड़ी सी देरी जरूर हुई है, पर हमारे पास जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, उसमें दो बड़ी बातें मैं यहाँ पे आपके साथ और हमारे दर्शकों के साथ रखना चाहूंगा। पहला, भारत का सकल घरेलू उत्पाद जो अगले वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, उसके लिए 6 से 6.8% का अनुमान लगाया गया है, और उसमें बीच का एक बेसलाइन फिगर 6.5% रखा गया है। यानी सरकार, वित्त मंत्रालय का आर्थिक सर्वेक्षण विभाग जो है वो 6.5% का एक प्रकार से एवरेज ग्रोथ मान के चल रहा है अगले वित्तीय वर्ष के लिए। इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भी एक अनुमान दिया है भारत के लिए, और ये कहा है कि इस वर्ष में 2023 के वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6.1% से बढ़ेगी। तो इसका क्या मायने हुआ? इसका यह मायना हुआ कि विदेश में और भारत में 6 से ज्यादा का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार 6.5 मान रही है, IMF 6.1 पे चल रहा है, कुछ अर्थशास्त्री 6 की बात कर रहे हैं। तो ये एक मोटी मोटी बड़ी खबर जो निकल रही है। और एक छोटी सी बात, इस वित्तीय वर्ष में जो 31 मार्च 2023 को समाप्त होता है उसका ग्रोथ का अनुमान 7% है, पर यह 7% अगर उसके पूर्व वित्त वर्ष से हम कंपेयर करें तो काफी गिरावट हुई है, जो हम सबको जानकारी है, क्योंकि उससे पूर्व वित्त वर्ष में 8.7% की ग्रोथ हुई। तो 8.7% और 6.1 या 6.5
तो भारत की आर्थिक ग्रोथ जो है वो लगातार गिर रही है, परंतु दुनिया के जो अभी हालात हैं उसमें हम शायद सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकॉनमी रहेंगे आने वाले वित्तीय वर्ष में, ऐसा मोटा मोटा हम कह सकते हैं। सिद्धार्थ, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ कोई सवाल उनसे करना चाहें। मैं अरुण कुमार जी से एक प्रश्न जरूर पूछना चाहता हूं। अरुण जी, हमने 3 साल में इकोनॉमिक ग्रोथ का जो हेडलाइन नंबर है उसमें गिरावट देखी है, पर इस अगर 6.5% भी होता है, इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका सरकारी खर्चे की है, क्योंकि जो निजी क्षेत्र के पास पैसा था लगाने के लिए उसमें दिक्कत आई थी, स्लो डाउन हुआ था। तो सरकार पे अगले वित्तीय वर्ष में ग्रोथ बढ़ी रहे, 6% से ऊपर है और 6.5 का जो दावा है वो पूरा हो, उस पे कितनी जिम्मेवारी है खर्चा करने की आने वाले साल में? देखिए सिद्धार्थ, आपने बहुत एक अहम सवाल उठाया है। जब अर्थव्यवस्था में क्राइसिस आता है, जब ग्रोथ शार्पली ड्रॉप करती है, तो हमको ग्रोथ रेट कंपेयर करने की जगह लेवल जीडीपी का देखना चाहिए। तो जो लेवल है जीडीपी का वो अभी 3 साल पहले के कंपैरिजन में सिर्फ 8% आगे बढ़ा है, यानी कि जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो करीब 2.8% के आसपास रही है। अब इसको हमें एक्सेलरेट करना है। जब हम इसको एक्सेलरेट करेंगे तभी अर्थव्यवस्था में जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा और उससे ग्रोथ बढ़ेगी। हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट अभी 31-32% के करीब है, उसमें जो सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है, अभी समझिए 10 लाख करोड़ भी अगर अगले साल हो जाता है तो वो 10% के आसपास ही होगा, पर उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो तभी जो काम आएगा जब हम उस पर ज्यादा जो खर्चा करें। तो ज्यादा खर्च, जैसे आपने कहा कि सरकार के ऊपर बहुत बड़े दायित्व आता है कि वो अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहां पे बढ़ाए, जहां पे रोजगार पैदा ज्यादा हो। अगर हम ऐसी स्कीम्स में पैसा लगाएंगे जहां पे रोजगार ज्यादा पैदा नहीं होगा तो उससे भी हमारी डिमांड, जो कंजम्पशन डिमांड है, उस पर इतना असर नहीं पॉजिटिव पड़ेगा जितना कि अगर हम जो रूरल एरियाज में लगाएंगे, हम शिक्षा में, स्वास्थ्य में लगाएंगे। तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो एक डायरेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरकार खर्चा करे, किन चीजों पे खर्चा करे, दोनों चीजें बहुत ही जरूरी है। एक फॉलोअप प्रश्न नेहा, जो मैं अश्विनी महाजन जी से पूछना चाहूंगा। अश्विनी जी, स्वावलंबी भारत, मेक इन इंडिया, स्वदेशी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ये पॉलिसीज एनडीए 1 में भी थी, एनडीए 2 में भी रही हैं और मैं मानता हूं आगे भी रहेंगी। मेक इन इंडिया को कितना और समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ सर्विसेज के कंपैरिजन में शायद हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगी। सर्विसेज नौकरियां जरूर देती है, पर मैन्युफैक्चरिंग एक प्रकार से ज्यादा क्वालिटेटिव साबित होती है अर्थव्यवस्था के लिए। सही कहा सिद्धार्थ जी। वास्तव में 2014 से ही, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला, तब से मेक इन इंडिया की बात कही गई, प्रयास भी हुए और कई प्रकार से विदेशी कंपनियों को भी इसके लिए आमंत्रित किया गया कि आके भारत में बनाइए। लेकिन मैं यहाँ पर रेखांकित करना चाहूंगा कि जो उसके लिए वास्तविक रूप से प्रयास होना चाहिए था, क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से कुछ होता नहीं। जो 4-5-6%, 10% का अंतर आता है चीन से सामान सस्ता आने के कारण, वो भारत के जो उद्योग हैं वो उसके लिए कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते। इसलिए प्रयास होना चाहिए था कि उसी समय से कि टैरिफ्स में थोड़ा बदलाव किया जाता, लेकिन नहीं किया गया। ये बात 2018 में समझ में आई और 2018 से टैरिफ में इंक्रीज शुरू हुआ। आपको याद होगा अश्विनी जी, टैरिफ बढ़ाए जाएंगे। वित्त मंत्री उस समय अरुण जेटली जी ने कहा था कि अपने देश के उद्योगों के प्रोटेक्शन के लिए मैं ये टैरिफ बढ़ा रहा हूं। अश्विनी जी, मैं आपकी बात काट रहा हूं। बढ़ाए थे इलेक्ट्रॉनिक्स पर, टेलीकॉम पर। अश्विनी जी, आपकी बात काट रहा हूं। आपको याद होगा उसके बाद जो $28 बिलियन का हमारा जो इंपोर्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो घट करके $18 बिलियन रह गया था। नेहा, शायद हमारी बात नहीं सुन पा रहे। अश्विनी, हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं। बट एक अहम मुद्दा जो आपके माध्यम से यहाँ पे हम चर्चा जिस पे जरूर करनी चाहिए, शायद राधिका जी भी बोलना चाहें, कि अगर इंपोर्ट की ड्यूटी हम बढ़ाते हैं तो उन वस्तुओं की दाम बढ़ जाते हैं हमारे नागरिकों के लिए। देखिए, सस्ता इंपोर्ट यानी सस्ता सामान, चीनी माल का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं नेहा,
पर इंपोर्ट दरें बढ़ाने से हमारी कंजम्पशन पे भी असर पड़ता है और इन्फ्लेशन पे भी कहीं ना कहीं पे उसका असर आता है। राधिका, आप क्या ऐसे इस बात से सहमत हैं जो मैं कह रहा हूं? रुचिका जी, क्षमा करिएगा, रुचिका भगत जी, बहुत बहुत क्षमा। आप इस प्रश्न पे जवाब दें। नहीं, मैं बिल्कुल ये सहमत करती हूँ आपकी बात से, मगर एक छोटी सी बात यहाँ पर ये भी है, सरकार ने जब PLI स्कीम स्टार्ट की थी तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने जब इंसेंटिव दिए थे कि यहाँ पे मेक इन इंडिया वाला कंसेप्ट लेके आया जाए, खुद इंडिया यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो बढ़े ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है हमारे यहाँ पे जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हमें इंपोर्ट करना कम पड़ेगा। मगर उसके अंदर एक जो मुझे फ्लॉ नजर आता है, शायद आप भी उससे एग्री करेंगे, कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चर तो कर रहे हैं मगर टेक्नोलॉजी अभी भी बाहर से ले रहे हैं उसको मैन्युफैक्चर करने की, या कैपिटल गुड्स जो है वो अभी भी हमारे इंपोर्ट होके आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो मैन्युफैक्चरिंग फिर हमें महंगी पड़ती है। तो इसके लिए मुझे समझ आता है वो ये आता है कि हमें मेक इन इंडिया का कंसेप्ट अगर पूरी तरह से लेके आना है तो कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट करना पड़ेगा PLI स्कीम के अंदर, या फिर कोई और ऐसी स्कीम लेके आनी पड़ेगी जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा जो इम्पोर्ट गुड्स है उसको रिड्यूस करें, वहां से कम मंगवाएं बाहर से और यहाँ पे करें। आपने एक R&D की बात की थी, यहाँ पे मैं वो भी कहना चाहूंगी, R&D के अंदर इंडिया के अंदर सिर्फ 0.7% का बजट है हमारा R&D एक्सपेंडिचर के ऊपर। अगर आप डेवलप्ड नेशंस देखेंगे तो वहां पे 5% या GDP का जो R&D के ऊपर खर्चा होता है। चाइना जैसी कंट्री के अंदर 3% जो है GDP का वो R&D के अंदर खर्चा होता है। तो मुझे लगता है अभी हमें प्रोएक्टिव अप्रोच लगाने की जरूरत है। हमें जो कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग है, जो R&D है, उसके ऊपर ज्यादा खर्चा करने की जरूरत है ताकि हम कम से कम। लेकिन रुचिका, आप इस बात से अग्री करेंगी ना कि एक विशेष सर्कल है, अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं तो उन गुड्स के दाम महंगे हो जाते हैं, सिद्धार्थ कह रहे हैं उनका कंजम्पशन कम हो जाएगा, ये किसी भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता है। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं है, आप बाहर से कुछ कंपोनेंट्स या फिर किसी भी चीज के लिए निर्भर हैं, तो आप उस गुड्स की या फिर उस सामान की कीमत को कैसे कम रखेंगे चीन के मुकाबले या जिस भी कंट्री से आप उस गुड को इंपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल नेहा जी, मैं भी यही बात कह रही हूँ कि अगर हम उसके लिए कैपिटल गुड्स और R&D की अगर हम प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करके इंडिया में ही करते हैं तो शायद हमें कैपिटल गुड्स और R&D टेक्नोलॉजी ये तो हायर करना ही नहीं पड़ेगा ना, हमें इंपोर्ट करने ही नहीं है चीजें, हमें खुद ही बनानी है। तो बेसिक कैपिटल गुड्स अगर हम मैन्युफैक्चर करना शुरू करते हैं तो हम उसके बाद इसको इंपोर्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कैसी लग रही है रुचिका? आपको जो ये सर्वेक्षण पेश हुआ है, कहा जा रहा है कि कोरोना की जो भरपाई है वो हमने किसी ना किसी तरीके से कर ली है, ये ठीक लग रही है ग्रोथ स्टोरी आने वाले वक्त में? देखिए, ग्रोथ स्टोरी की जब आप बात करते हैं तो हमें और फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बोलती हूँ तो उसके अंदर मैं कहती हूँ कि ठीक है 6% जा रही है अगर करेगी मेरी ग्रोथ, या 7% के बीच में मेरी ग्रोथ रेट है तो ठीक है वो। बट अगर मैं पहले के कंपैरेटिव देखती हूँ जिस हिसाब से इंडिया की ग्रोथ रेट है 2.8% जा रही थी हर साल, उस हिसाब से देखेंगे तो हमारी ग्रोथ रेट अनडाउटेडली कम है। तो ये अगर करंट सिनेरियो से सिर्फ हम सीमित रखते हैं कि करंट सिचुएशंस को देखा जाए तो ग्रोथ रेट कह सकते हैं कुछ हद तक ठीक है। अरुण जी, आप रुचिका की बात से अग्री करेंगे? हाँ अरुण जी, आप पर ही मैं आ रही हूँ। आप रुचिका की बात से अग्री करते हैं? जी हाँ, मैं मोटा मोटा एग्री करता हूं, लेकिन इसमें एक दो चीजों की बात कह दूं कि जो हमारा ग्रोथ रेट अभी जो 6% 7% है उसमें असंगठित क्षेत्र का ग्रोथ रेट नहीं आता है। तो असंगठित क्षेत्र में जो गिरावट है वो भी हमें देखनी पड़ेगी और उसके लिए खास हमें नीतियां बनानी पड़ेगी। दूसरी बात, जो आपने टैरिफ्स की बात कही, उसमें एक संशोधन करना बहुत जरूरी है कि जो कंज्यूमर होता है वो प्रोड्यूसर होता है पहले। अगर आप वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो उसकी आमदनी कम हो जाएगी और गिरे हुए दाम को भी फिर वो ज्यादा परचेज नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी और जब इनकम बढ़ेगी तो वो बढ़े हुए दाम पे भी चीजें खरीद पाएगा। इसीलिए मैंने कहा हमें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करनी है, कौन से क्षेत्र है जहां पे हमें प्रोटेक्शन देना पड़ेगा जिससे कि हमारी इंडस्ट्री वहां पे ग्रो करे, चाहे उनके दाम बढ़ जाए। तो ये एक नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए कि हम सब कुछ खोल दें या सब कुछ बंद कर दें। यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बहुत जरूरी है और बहुत सही उन्होंने कहा, जैसे मैंने पहले कहा, R&D पे और हायर एजुकेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम जो अगर उसको खोल देंगे तो हमारा R&D जो टूट जाएगा। R&D नहीं होगा तो हम बाद में भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। तो ये पैकेज, स्ट्रेटेजिक पैकेज की जरूरत है। अरुण जी, मैं आपके पास एक और बड़े अहम मुद्दे पे आना चाहूंगा और वो है महंगाई। और महंगाई जिस कदर
से बढ़ी हुई थी, शायद उसमें कुछ रोकथाम आई है। सर्वे ने महंगाई को लेके जो बात कही है वो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही हवाला दिया है कि जिसे हेडलाइन इन्फ्लेशन हम कहते हैं, मुद्रास्फीति की जो दर है वो 6.8% है इस वित्तीय वर्ष के लिए। हालांकि 3 क्वार्टर यानी 9 महीने का ही केवल ये होता है और शायद इसमें कुछ फर्क भी आ सकती है 31 मार्च तक, और ये रेंज के बाहर है। इस आधार पे आपका क्या मानना है कि महंगाई में रोकथाम, उसकी जो ग्रोथ रेट है, हो पाएगी कि नहीं? क्योंकि रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है और उसका भी एक बुरा परिणाम निकलता है अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। अरुण कुमार जी, ये प्रश्न आपके लिए था। हाँ, अच्छा, मेरे लिए, सॉरी। तो मेरा मानना है कि जो इंटरेस्ट रेट नीति है वो इतना कंट्रोल नहीं कर पाएगी प्राइसेस को जितना कि फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल कर पाती है। क्योंकि अभी देखें तो किस वजह से हमारे यहाँ दाम बढ़े हुए हैं। एक तो जो पेट्रोल डीजल वगैरह जो पेट्रो गुड्स हैं उनके ऊपर टैक्स ज्यादा है, उनके दाम बढ़ गए, वो बेसिक गुड्स हैं, तो उसकी वजह से। दूसरा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि प्राइसिंग पावर कॉर्पोरेट सेक्टर की बढ़ गई है। जब अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, उनका सेल्स, अभी जो आरबीआई का डेटा आया था वो 41% बढ़ा, उनका जो प्रॉफिट 24% बढ़ा, तो ये दिखा रहा है कि प्राइसिंग पावर वहां बढ़ गई है। तीसरी बात यह है कि सप्लाई बॉटलनेक्स जो हैं, जो इंटरनेशनल है, उनके लिए तो हम कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। यूक्रेन युद्ध कब रुकेगा हम कह नहीं सकते, चाइना में कब स्टेबलाइजेशन होगा हम उसको नहीं कह सकते, पर जो हमारे इंटरनल बॉटलनेक्स हैं, जहां पे कि बहुत बड़े लेवल पे स्मॉल स्केल और माइक्रो सेक्टर की यूनिट्स बंद हो गए हैं, उनको रिवाइव करना बहुत जरूरी है। उससे जो सप्लाई बढ़ेगी उसके साथ साथ डिमांड भी बढ़ेगी, तो ग्रोथ भी बढ़ेगी। अगर सिर्फ हम आरबीआई के ऊपर निर्भर रहेंगे कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहेंगे, लिक्विडिटी को स्क्वीज करते रहेंगे, आपके हिसाब से फिस्कल पॉलिसी भी बेहद महत्वपूर्ण है आरबीआई की नीतियों के अलावा। मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें जेडीयू में अधिकारियों के नाम पर झुंझुना थमा दिया गया। लगे हाथ उन्होंने ये भी चैलेंज कर दिया कि हिस्सा लिए बगैर वो कहीं नहीं जाएंगे। यह कहना कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बना करके हमने बहुत इज्जत दे दी, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होने से जब हम लोगों के हितों की रक्षा ही नहीं कर सकते हैं, कभी किसी जरूरत पर समय पर जब हमारे सुझाव का कोई मतलब ही नहीं है, सुझाव लेने की बात कभी की ही नहीं जा रही है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनना ये झुंझुना नहीं तो और क्या है, झुंझुना नहीं तो और क्या है। तो मुझको यह कहा जा रहा है कि एमएलसी बनने के बाद मेरा कोई अधिकार और कुछ उस रूप में जब पार्टी मानती ही नहीं है तो सीधे नौकरी करने जैसी स्थिति, और कह रहे हैं कि वही कोई एमएलसी पद को मैं मान रहा हूं कि लॉलीपॉप मुझको एक थमाया गया। और लॉलीपॉप सब लोगों को मालूम है कि राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने में उपेंद्र कुशवाहा को 1 मिनट 1 क्षण का भी मलाल नहीं होता है। भारत सरकार में मंत्री पद को छोड़ते हुए 1 मिनट का मलाल नहीं होता है, तो एमएलसी कौन सी बड़ी चीज है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन का इंतजार करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों को है। मंदिर निर्माण तेजी से हो रहा है, लेकिन इस भारत भूमि पर श्री राम के लिए आस्था और श्रद्धा की एक झलक इन दिनों सड़क पर दिखाई दे रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित की जाने वाली मूर्तियों के लिए नेपाल ने 2 विशाल शालिग्राम शिलाखंड भेजे हैं। भारत में इन शिलाखंडों के दर्शन पूजन के लिए हर शहर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जमा होते जा रहे हैं। आज ये शिलाखंड गोरखपुर पहुंचने वाले हैं, जहां सीएम योगी उनका पूजन करके उन्हें अयोध्या की ओर रवाना करेंगे। सड़कों पर श्री राम नाम के जय घोष गूंज रहे हैं। भक्तों के दिलों में श्री राम की आस्था ऐसी कि शिला मात्र में प्रभु का स्वरूप देखते हैं। कोई इनके दर्शन कर लेना चाहता है, कोई स्पर्श कर धन्य महसूस करता है, कोई पूजन करना चाहता है, तो कोई एक झलक मात्र के लिए सड़क किनारे खड़े होकर रातों में भी इंतजार करने को तैयार है। इन 2 ट्रकों पर जो विशाल शिलाखंड दिख रहे हैं, ये नेपाल से अयोध्या लाए जा रहे हैं। खबर है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इन्हीं शिलाओं से बने विग्रह स्थापित किए जाएंगे।
प्रतिमा वो बनाई जाएगी जो शालिग्राम के रूप में जानी जाती है। वहाँ की जो भी शिला निकलती हैं उसको शालिग्राम के रूप से हर मंदिरों में पूजी जाती है। वहाँ से वह पत्थर आ रहा, उसी पत्थर का रामलला का बालक रूप की मूर्ति बनेगी और वर्तमान समय में जो रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है उसी में उसकी स्थापित होगा। वो प्रतिमा अपने आप में स्वयं में प्रतिष्ठित है, स्वयं में वो पूजनीय है और वहां से ले आके पूजा करिए, हमें प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे पत्थर का जो बालक रूप में भगवान राम का भव्य दिव्य रूप बनेगा, वो अत्यंत प्रभावशाली और आकर्षक और दर्शनीय होगा, जो भगवान रामलला की भव्य मंदिर विराजमान होगा। 1 फरवरी को सीएम योगी पूजा अर्चना करके इन शिलाओं को अयोध्या के लिए प्रस्थान कराने वाले हैं। अयोध्या की ओर रवाना होने से पहले गोरखपुर के रास्ते में जगह जगह इन शिलाओं के दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हो रहे हैं। जिन जिन शहरों से ये शिलाएं गुजर रही हैं, वहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या में जिस राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और वहां पर जिन पत्थरों से, जिन शिलाओं से श्री राम और मां सीता की मूर्ति बनेगी, उन देव शिलाओं को अब नेपाल के रास्ते भारत ले आया गया है। आपको हम सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हैं भारत नेपाल सीमा के जरिए। ये आप देख सकते हैं 2 बड़े ट्रक में इन देव शिलाओं को अब भारत की सीमा में प्रवेश कर गया है। पटना से पहले मुजफ्फरपुर में भी इन शिलाओं के दर्शन पूजन के लिए सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। दरभंगा में तो जैसे ही ये शिलाएं पहुंची, वहां हजारों की संख्या में जुलूस की शक्ल में लोग इनके साथ चलने लगे। कि मुझे तो अनुभूति त्रेता की हो रही है। राम को जब यहाँ से मिथिला विदा किया था, तब इस देश में राम राज्य की स्थापना हुई थी और यह भी यात्रा लगता है कि राम राज्य की ओर की यात्रा है। 6 करोड़ वर्ष पुराने बताए जा रहे पवित्र शालिग्राम शिलाओं के दर्शन पूजन और श्री राम नाम कीर्तन से यह सिलसिला तब शुरू हुआ था जब नेपाल से ये शिलाएं भारत को हस्तांतरित की जा रही थी। इन शिलाओं को नेपाल के जनकपुर धाम की ओर से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मूर्ति निर्माण के लिए सौगात के तौर पर दिया गया था। ये शिलाएं 2 फरवरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को सौंप दी जाएंगी। इसके बाद इनमें से श्री राम जानकी के विग्रहों को तराशा जाएगा, जिसमें करीब 9 महीने का वक्त लग सकता है। भारत सरकार ने घोषणा कर रखी है कि 2024 की मकर संक्रांति को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होना है। तब तक इन शिलाओं में से प्रभु राम के विग्रह तैयार किए जाएंगे। आज तक ब्यूरो। रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित उसी यात्रा में मौजूद है दरअसल, जहां पर ये शालिग्राम ले जाया जा रहा है अयोध्या तक, लेकिन आज इसका पड़ाव गोरखपुर है। क्या आज वहां पर कार्यक्रम रहने वाला है रोहित, और कितनी संख्या में आज आप भीड़ देख पा रहे हैं अपने इर्द गिर्द? रोहित, अपने इर्द गिर्द कितनी संख्या में लोग आप देख पा रहे हैं? तो 6 करोड़ वर्ष पुरानी ये शालिग्राम की शिलाएं हैं, जिन्हें आज नेपाल से गोरखपुर लाया जा रहा है। यहां पर विशेष कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। बेहद सख्त ये शिलाएं मानी जाती हैं, तराशना इन्हें आसान नहीं है, लेकिन इनका हिंदू धर्म में क्या महत्व है ये बताना जरूरी नहीं, क्योंकि शालिग्राम को विष्णु स्वरूप शिला की मान्यता कहा जाता है। शालिग्राम को ये माना जाता है कि 6 करोड़ वर्ष पुरानी ये शिलाएं हैं, जिन्हें अयोध्या में अब श्री राम मंदिर के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। बेहद सख्त शिलाएं और तराशना इन्हें आसान नहीं। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि नेपाल से ये यात्रा शुरू हुई, अब अयोध्या की ओर ये प्रस्थान कर रही है। गोरखपुर बीच में पड़ाव है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। हर शहर में इसके दर्शन और पूजन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु और भक्त उमड़ रहे हैं। शिलाखंडों का
पूजन विशेष रूप से हिंदू धर्म में अपना महत्व रखता है और यही वजह है कि इन शिलाओं को देखने के लिए ये भव्य यात्रा निकाली जा रही है। नेपाल से 2 विशाल शालिग्राम शिलाखंड भेजे गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बड़े बड़े ट्रक्स में इन्हें लोड करके इनकी ये यात्रा निकाली जा रही है और जहां जहां से ये यात्रा गुजर रही है उस मार्ग पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। रोहित जुड़ गए हमारे साथ। रोहित, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप इस यात्रा के दौरान? वहां पर इस वक्त कितनी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल नेहा, देखिए इस वक्त हम अब गोपालगंज लगभग पहुंच चुके हैं और गोपालगंज से फिर बॉर्डर क्रॉस कर मेरे पीछे जो आप ये शिलाएं देख रही हैं, ये देख सकती है मेरे पीछे ये जो शिलाएं हैं ये उत्तर प्रदेश में अगले 1 से 1.5 घंटे में प्रवेश करेगी कुशीनगर के रास्ते। और आप देख सकते हैं पूरे रास्ते किस तरीके से राम भक्तों की भीड़, भारी भीड़ नजर आ रही है। और नेपाल से ये यात्रा शुरू हुई थी 26 जनवरी को, आज 6वां दिन है और कल ये बिहार में इसने प्रवेश किया था नेपाल और भारत की सीमा होते हुए, और फिर आज बिहार होते हुए अब थोड़ी ही देर में उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगी। और उसके बाद जो जानकारी है कि 2 फरवरी को इसे अयोध्या में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। और काफी महत्वपूर्ण जो ये 2 शिलाएं हैं, 6 करोड़ साल पुराने ये 2 शिलाएं हैं और इनका चयन किया गया है श्री राम और जानकी की मूर्ति बनाने के लिए। और जो मूर्ति बनेगी उसे वहीं रखा जाएगा जहां पर श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और पूरे रास्ते आप देख सकते हैं किस तरीके से राम भक्तों का हुजूम जो है वो जय श्री राम के नारों के साथ, जय श्री राम के उद्घोष के साथ लगातार चलते जा रहा है। और हजारों की संख्या में आप पीछे देख सकती हैं कि मोटरसाइकिल पर, गाड़ियों पर सवार नजर बनाए रखिए क्योंकि इसका अब पड़ाव गोरखपुर होने वाला है। अगली खबर का रुख करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे जहां के पेशावर में कल एक आत्मघाती बम धमाका हुआ। मस्जिद में हुए इस धमाके में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 93 लोगों की मौत की खबर है, 221 जख्मी बताए जा रहे हैं। मलबे में से शवों का निकलना जारी है। और कल दोपहर में ही पेशावर की मस्जिद में भयानक धमाका हुआ था जिसकी जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली है। पेशावर में चीखों से आसमान गूंज रहे हैं। पेशावर में आंसुओं का सैलाब उमड़ा है। पेशावर के अस्पतालों में एक तरफ जख्मी लोगों की कराह और मारे गए लोगों के परिजनों की चीखें गूंज रही है तो दूसरी ओर खून देखकर इंसानियत की जान बचाने वालों की कतारें भी लगी है। इस्लामिक दहशतगर्दों ने सोमवार को ऐसा आत्मघाती हमला किया कि पेशावर में इबादत कर रहे लोगों की लाशें बिछ गई। मलबों के बीच से एक एक सांसों की तलाश चल रही है, लेकिन मस्जिद के मलबे के अंदर से लाशें निकल रही हैं। पेशावर के पुलिस लाइंस कंपाउंड में जहां सोमवार को धमाके के बाद 20 लोगों के मारे जाने की खबर थी, वहां अब मरने वालों की संख्या 80 के पार जा पहुंची है और ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस कहती है कि आत्मघाती हमलावर मस्जिद के अंदर की कतार में सबसे आगे बैठा था। उसके धमाका करते ही इमारत की छत ढह गई और सारे लोग उसी के नीचे दब गए। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में 150 से अधिक जख्मी लोग भर्ती कराए गए थे। हादसे के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असीम मुनीर, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब और गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के साथ अस्पताल के दौरे पर पहुंचे। दूसरी तरफ इस हमले को लेकर तालिबान ने पाकिस्तानी हुकूमत और सेना को चेतावनी दी है। पेशावर में हुए धमाके की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली है, जिसने दावा किया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरगना उमर खालिद खुरासानी की हत्या का बदला लेने के लिए पेशावर ब्लास्ट किया गया है। ये वही छोटा तालिबान है जिसके बड़े भाई को पाकिस्तान की सरकार ने
अफगानिस्तान में गद्दी पर बैठा है। ये वही छोटा तालिबान है जिसने 2014 में पेशावर की आर्मी पब्लिक स्कूल में घुसकर 131 बच्चों समेत 150 लोगों की जान ले ली थी। ये उन्हीं जल्लादों की टुकड़ी है जिसकी विचारधारा की तारीफ पाकिस्तान के कट्टरपंथियों से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तक करते रहे। जब अफगानिस्तान पर इसी विचारधारा वाले तालिबान ने कब्जा किया तो इमरान खान ने उनकी जमकर तारीफ की थी। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। आज जब पेशावर की पुलिस लाइन जैसी महफूज जगह पर टीटीपी धमाके करता है तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि चुनाव से पहले इस तरह के धमाकों का राजनीतिक मकसद है। और जाहिर तौर पर बिलावल भुट्टो तालिबान के तरफदार रहे इमरान खान पर उंगली उठाते दिखते हैं। वैसे इंसानियत के दुश्मन तालिबान, अलकायदा या तहरीक तालिबान जैसे इस्लामिक संगठनों के लिए नरसंहार नई बात नहीं है। इसी टीटीपी ने पिछले साल पेशावर के कोचा रिसालदार इलाके की शिया मस्जिद में धमाके करके 63 लोगों की हत्या कर दी थी। तब पाकिस्तान की सरकार इतनी विचलित नहीं हुई थी क्योंकि मारे गए लोग शिया थे और कट्टरपंथियों की नजर में वो कमतर इंसान थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।